नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों में जनसंवाद रैली कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसी क्रम में गुजरात जनसंवाद रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश अभी कोरोना संकट से जूझ रहा है और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे और जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिक जल्द ही इस बीमारी की वैक्सीन बना लेंगे। पूरे देश की जनता, जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, राजनीति, पार्टियां, इससे ऊपर उठकर हम सब एक होकर इस संकट का मुकाबला करेंगे। और इस संकट का मुकाबला केवल करेंगे नहीं तो इस संकट पर हम विजयश्री हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे, ये मेरा विश्वास है। गुजरात की सरकार ने भी विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में लगातार जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जनता है, भूखे कंगाल लोग हैं, जो बेरोजगार है, जो माइग्रेंट लेबर आ रहे थे, उनके लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। बहनों और भाइयों, यह संकट अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहां कोरोना के ऊपर जो वैक्सीन ढूंढने की कोशिश बहुत तेजी से चल रही है। हमारे वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं, दुनिया के भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और जो कुछ जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जल्दी ही हमको वैक्सीन उपलब्ध होगा। और एक बार अगर हमने वैक्सीन अगर लिया तो हम निश्चित रूप से इस संकट से डरने का कोई कारण नहीं होगा और वो वैक्सीन जल्दी ही मिलेगा, ऐसा प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहा है। आप सबकी ऊपर भगवान की जो दुआएं है, जो आशीर्वाद है, और हमने हर समय अच्छा काम किया है और उसी पुण्याई के भरोसे मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप में हमारी सरकार को, हमारे वैज्ञानिकों को इसमें सफलता हासिल होगी और इस संकट पर हम निश्चित रूप से जीतेंगे, यही मेरा दृढ़ विश्वास है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई जिलों के उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लघु वनोपजों और वनौषधियों में वैल्यू एडिशन करने वाले उद्योगों को हर संभव मदद देगी। वैल्यू एडिशन से न केवल वनवासियों को लाभ होगा बल्कि उद्योगपतियों और व्यवसायियों को भी अच्छा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश उद्योगपति और व्यापारी वर्तमान में लघु वनोपजों की खरीदी करके बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। यदि वे लघु वनोपजों को वैल्यू एडिशन करें और इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहीं व्यापारियों को भी अच्छा लाभ होगा और राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। पश्चिम बंगाल में एक तरफ कोरोना से लोगों का बुरा हाल है तो वहीं सियासत भी जोरों पर है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच पश्चिम बंगाल में मुकाबला टक्कर का होता है। लगातार झड़पों की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ताजा मामला राज्य के वर्धमान में जमालपुर पीएस का है, जहां पर इलाके में पार्टी कार्यालय के निर्माण को लेकर के टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यदि सरकार ने अर्थव्यवस्था में नकदी नहीं डाली तो गरीब और अधिक पीड़ित होंगे और मध्यम वर्ग नया गरीब बन जाएगा। और इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जो ये नगद नारायण जी हैं, इनका पप्पू से लेकर गप्पू तक का सफर जय का फाल मास्टर ऑफ नन। कभी जो है वो इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी एग्रीकल्चरलिस्ट बन जाते हैं। तो ये पूरे दिन, हर दिन जो है वो कुछ न कुछ जो है वो अज्ञानता से भरा हुआ ज्ञान देश को बांटने में लगे हुए हैं। अरे भैया, बार बार आपसे कहा जाता है कि आप जो है वो
इस संकट के सोल्यूशन का हिस्सा बनिए, पॉलिटिकल पोल्यूशन मत फैलाइए। लेकिन उन्होंने ठान रखी है कि हर दिन हम जो है वो पॉलिटिकल पोल्यूशन का जो है वो छिड़काव चारों तरफ करेंगे। इस वक्त सैनिटाइजर से जो है लोग जो है वो इस तरह के पोल्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं और आप पोल्यूशन फैला रहे हैं। ये जो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, कभी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पहुंच जाएंगे, कभी सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर बोलने लगेंगे, कभी इकोनॉमिक्स पे बोलने लगेंगे। जिन सज्जन को ये भी नहीं पता, इन नगद नारायण जी को, कि 41 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को पैसे भेजे गए हैं। हाँ, डीबीटी के जरिए भेजे गए हैं, इनके बिचौलिए मित्रों के जरिए नहीं भेजे गए हैं। तो अब दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी हुई है और लूट लाबी में तालाबंदी हुई है। तो उनके जो हितैषी थे, संरक्षक थे, उनमें इस तरह की बेचैनी दिखाई पड़ रही है। इसलिए बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो पप्पू से लेकर गप्पू तक का इन नगद नारायण जी का सफ़र है वो जय का फाल। और दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बढ़ते मरीजों के बीच अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए दक्षिण दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड का कोरोना अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल खुद यहां पर पहुंचे और यहां की जा रही व्यवस्थाओं का हाल उन्होंने जाना। इसके हरे भरे कैंपस में 1700 फीट की लंबाई और 700 फीट की चौड़ाई में 200 बेड हाल होंगे और राजधानी का अब तक का ये सबसे बड़ा अस्थायी कोरोना अस्पताल बनेगा। पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से जितना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी उसी को ध्यान में रखते हुए ये जगह भी हम देखने आए हैं कि मुझसे कहा गया था कि यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। पूरा एग्जामिन करके देखा है और अब वी टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, देखें कैसे होगा इसको। यहाँ पे चैलेंजेस क्या होंगे, क्या वो चैलेंजेस रीच हो सकते हैं कि नहीं। तो अभी फिजिबिलिटी देखने में आया कोई हम लोग यहीं हैं। तो therefore I have just come to see that, okay? And एक बार जब सब हो गया, हाँ, एक बार जब डिसाइड होगा तो फिर आपको बताएंगे। अभी तो फिलहाल मैंने ये देखा, ये है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इन्होंने एग्जामिन कर रहे हैं वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर सच ए सेंटर। जैसे ही कुछ होता है तो फिर आप लोगों को बताया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना को लेकर के सोमवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई और ये बैठक सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय में हुई और इसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष शामिल हुए। और इसी को लेकर के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा है कि मुझे केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक मैसेज मिला है कि दिल्ली और देश भर में कोरोना के हालात पर एक चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक कल बुलाई गई है। साथियों, मुझे अभी भारत के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी के कार्यालय से संदेश आया है कि कल कोविड-19 को लेकर के भारत सरकार दिल्ली में और जो हालात स्थापित हैं, जो गंभीर परिस्थितियां, उनको लेकर के बैठक करना चाहते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई है। देर से ही सही, लेकिन गृह मंत्रालय जागा। और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी हालात हैं, इन हालातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सुझाव देती रही है। और दिल्ली के महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी जब मीटिंग कॉल की थी तो उसमें भी हमने सजेशंस रखे थे और हमने बात को कहा भी था। काफ़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी एक शुरुआत महामहिम साहब ने की थी और मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने स्वीकार किया जो हमने उनको सजेशंस दिए थे। ख़ास तौर से दिल्ली के हॉस्पिटल्स पे बड़ा डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाए, जिसके ऑर्डर भी नेक्स्ट डे किए थे और शायद वो प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पहल गवर्नर ऑफिस कर रहा है और आज जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने कॉल की है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने ये पहल क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। मैं जाऊंगा और दिल्ली की जनता से पूछ करके आप सब लोग मुझे भी सजेस्ट कीजिए, सुझाव भेज सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं मेरे ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, मेरे ईमेल आईडी पे भी, और मैं दिल्ली की और आपकी उन सजेशन को देश के गृह मंत्री के सामने समक्ष रखूंगा। धन्यवाद।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बिगड़े हालात को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है और इसके लिए अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश में तैनात 4 तेज तर्रार अधिकारियों को तुरंत दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईएएस अधिकारियों अवनीश कुमार को और मोनिका प्रियदर्शनी, गौरव सिंह राजावत और विक्रम सिंह मलिक के कोविड-19 के प्रबंधन में सहायता करने के लिए तुरंत उन्हें दिल्ली में तबादले का निर्देश दिया गया है। और इसके साथ ही गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार के 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों एससी दास और एसएस यादव को केंद्र के साथ जुड़ने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और जानकारी के अनुसार दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना वायरस संक्रमण और मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई थी और मीटिंग में केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना से लड़ाई में हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक चली इस बैठक में महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे सरकारी इंतजामों की समीक्षा की गई और साथ ही आगे उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार विमर्श किया गया। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ने बॉलीवुड गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। एक्टर के निधन पर फैंस समेत सेलेब्स दुख जता रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की वजह अभी सामने नहीं आ रही है और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दुख जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बहुत ही प्रतिभावान कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत जी और इस उम्र में उनकी असमय हुई मौत पर जो है वो निशब्द हैं, किसी तरह का शब्द कहा नहीं जा सकता। उनके परिवार, उनके मित्रों, उनके शुभचिंतकों, उनके फैंस को जो है वो इस अपार दुख को सहने की शक्ति ऊपर वाला दे, यही हमारी दुआ है और हमारा श्रद्धा सुमन। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ने बॉलीवुड गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और एक्टर के निधन पर फैंस समेत सेलेब्स दुख जता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और वहीं इसी को लेकर के जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। इंक्वायरी की मांग करूंगा, इसकी जांच सीबीआई से हो किसी भी परिस्थिति में। सुशांत जी को जितना मैं जानता हूं, उस परिवार को, आधा परिवार पूर्णिया, आधा ये लोग चौथम आ गए। एक ऐसा कर्मयोगी थे और एक अच्छे इंसान थे और जो व्यक्ति नीचे से स्ट्रगल करके बिहार को गौरवान्वित किया था, बिहार अवसान में चला गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, मेरा बेटा रणजी खेलता है और उन्होंने रो करके फोन किया, ये कैसे हो सकता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो। मैं अभी उस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कोई न कोई गहरी साजिश लगती है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। उनके पिताजी बेहोश है, उनके पास होश नहीं है, सब कुछ खो दिया उन्होंने। 4 बहन के बाद एक पुत्र रत्न जो बिहार को देश में सम्मानित किया, वही नहीं रहे। तो बस इतना ही जानिए कि बिहार के लिए इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं हो सकती। बापू जी 2 दिन पहले उनके मैनेजर की भी हत्या हो जाती है। मैंने आपको कहा ना कि सीबीआई इंक्वायरी मैं चाहता हूँ। सीबीआई जांच हर परिस्थिति में सुशांत की हत्या है, ये वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, इसकी पूरी सीबीआई जांच। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद पूरा देश स्तब्ध है। सुशांत सिंह की मौत पर उनके चचेरे भाई और विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि उन्होंने इस घटना के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा और उन्होंने बताया कि सुशांत 5 भाइयों में सबसे छोटे थे और जैसे हर घर का सबसे छोटा बच्चा बेहद दुलारा होता है, वैसे ही सुशांत भी अपने घर के हर सदस्य को बहुत प्यारा था और सुशांत बचपन से ही बहुत होनहार थे।
हरियाणा में बीजेपी की पहली वर्चुअल रैली हुई और जिसके चलते प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता और विधायक भी जुड़े। इसी कड़ी में हरियाणा के नूंह के यासीन में डिग्री कॉलेज में वर्चुअल रैली हुई और जिसमें पूर्व विधायक और बीजेपी नेता चौधरी जाकिर हुसैन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली में यहां पर हिस्सा लिया। और बता दें कि रैली के जरिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, बीजेपी प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और सीएम मनोहर लाल ने केंद्र की मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल का हिसाब प्रदेश की जनता को दिया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना काल में बहुत सी योजना लागू कर लोगों को लाभ पहुंचाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान असम के तिनसुकिया जिले के बागजान गैस कुएं के आसपास के क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और कुएं में लगी आग से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा है कि सीएम ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और राज्य और केंद्र सरकार का प्राथमिक उद्देश्य कुएं को सील करना है और हमने कार्य के लिए वैश्विक विशेषज्ञों को बुलाया है और केंद्र ने घटना के कारणों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से इस घटना के बारे में बताई है। इस घटना को भारत सरकार और असम सरकार दोनों मिलके हमारी प्राथमिक अभी काम है उस कुएं को सील करना। सील करने के लिए ग्लोबल एक्सपर्ट को हम लोगों ने बुलाई है। उसमें और भी कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिस आवश्यकता होगी, उसके बारे में भी हम कदम उठाएंगे। वो घटना क्यों हुई उसके बारे में भारत सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना के उसकी जानकारी ले रही है। असम सरकार भी एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में उसकी इंक्वायरी करवा रही है। जो भी उसके कारण जो लाभ से हुई उसको ध्यान दिया जाएगा, उसकी चिंता की जाएगी। वहां के लोगों की जो नुकसान हुई है, घर जल जाना, फसल हानि होना, विशेष करके जमीन, तामूल, मछली और बाग बगान जो नुकसान हुआ है उसकी असम सरकार के साथ मिलकर जॉइंट वेरिफिकेशन के बाद एक इंटरियम 30,000 रुपया की एक पैकेज इंटरियम दिया गया है। जब पूरा डैमेज असेसमेंट हो जाएगा उसके बारे में भी जिम्मेवारी ली जाएगी। आप सभी के कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी समारोह से लौट रही एक 15 साल की नाबालिग किशोरी के साथ एक युवक ने शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है और पूरा मामला जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ओकरा गांव का है, जहां पर एक 15 साल की नाबालिग किशोरी अपनी चाची के यहां आई हुई थी और इसी दौरान वो शादी समारोह में सम्मिलित हुई और शादी समारोह से जब अपनी सहेलियों के साथ वापस लौट रही थी तो उसी दौरान एक युवक ने जबरन उसे अपनी हवस का शिकार बना दिया और पीड़िता ने आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुरी नीयत से आरोपी इसका दाहिना हाथ पकड़ के खींच दिया अंधेरे में, ये गिर पड़ी और चिल्लाने की कोशिश की, मुंह दबाकर कंधे पे इसको रखकर और वहां से करीब 200-300 मीटर जो है पूर्व दिशा की ओर ले गया लड़का। आम पेड़ के नीचे गलत हरकत करने की कोशिश किया, फिर वहां पे फिर चिल्लाने की कोशिश की और इससे करीब 100 मीटर और दूर ले गया खेत में, जहाँ पे जो भी किसान होगा जिसका खेत था वो गोबर वहां पे डाला हुआ था, वहां पे जबरन उसके साथ बलात्कार किया और वहां से भाग गया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ आजमाया
और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में अलीगढ़ के बिजौली ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम से टीचर की फर्जी नौकरी कर रही बबली यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बबली कानपुर देहात के रसूलाबाद इलाके की रहने वाली है और महिला ने मैनपुरी के अपने रिश्तेदारों पर फर्जीवाड़ा कर नौकरी के रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार मैनपुरी के लोगों ने उससे 3 लाख रुपए लेकर के उसकी नौकरी लगवाई थी और उन्होंने ही उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कराने से लेकर के बैंक में खाता खुलवाने तक का काम करवाया था। और उसने बताया कि उसकी परिचित 2 अन्य महिला भी अनामिका शुक्ला नाम से ही प्रयागराज जिले के सोराव ब्लॉक और मैनपुरी के बेवर ब्लॉक में नौकरी कर रही हैं और उन्हें भी उक्त गैंग ने ही भर्ती करवाया था। एसपी देहात ने बताया है कि जिस गैंग के नाम सामने आए हैं उन्हें और जांच में जो भी नाम सामने आएंगे उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और महिला को रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद आगे की पूछताछ भी की जाएगी। देखिए कि यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, उसमें अनामिका शुक्ला नाम करके एक महिला ने टीचर के रूप में नियुक्त हुई थी। विभागीय जांच से पता चला कि वो अनामिका शुक्ला का नाम पर कोई और लेडीज वहाँ पर नौकरी कर रही हैं। उसके संबंध में उन्होंने मुकदमा लिखा था पाली मुकुंद थाना में। जांच की गई, जांच में पता चला कि वो अनामिका शुक्ला नाम करके बबली यादव उनका नाम है, जो कानपुर देहात के रहने वाली है। उसको हमारे पाली मुकुंद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने अभी प्रिलिमिनरी बताया है कि उनकी कोई रिलेटिव है, जो ये राज बेटी नाम करके लेडी थी, उनसे मिली। एक पुष्पेंद्र जाटो है जो मैनपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने इनसे पैसा 3 लाख रुपए के लिए बता रहे हैं, 3 लाख रुपये उन्होंने लिया, लेकर के इन्होंने नियुक्ति पर जारी किया। अभी इनके बताने के हिसाब से 3 लोग इसमें और कंस्पिरेसी में नाम आया है। बबलू यादव है, राज बेटी है और ये पुष्पेंद्र जाटो हैं। इनके भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ये आज इनको हम माननीय न्यायालय के सामने भेज रहे हैं। कल पीसीआर के लिए माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करके इनको पीसीआर पर लेकर के और भी जो तथ्य इसमें सामने आए तथ्य हैं वो तथ्य को समेकित किया जाएगा इसमें, और इससे पूछताछ की जाएगी और जो 7 संकलन और उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इनको जो मुकदमा लिखा गया है उसमें धारा की बढ़ोतरी करते हुए माननीय न्यायालय के सामने इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचना इसमें जारी है और टीमें शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें इसमें लगा दी गई है। थैंक यू। अभी अक्टूबर महीने में नियुक्त हुई थी ये। अक्टूबर महीने से लेकर के अब कब तक का काम किया है वो विभाग से पता किया जाएगा। तो जितना उन्होंने विभागीय सैलरी लिया है वो सैलरी को रिकवर करने के लिए अलग से कर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पेंगोलिन की तस्करी करते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बड़ौदा बाजार मार्ग स्थित ग्राम चनाट और दलदली के बीच तस्करों को पकड़ा है। इस दुर्लभ वन्य जीव की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है और जिले से लगे बड़ौदा बाजार जिले के बारन व्यापार अभयारण्य से इसे पकड़ा गया है और पुलिस ने आरोपी पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पेंगोलिन है, इंडियन पेंगोलिन का वैज्ञानिक नाम मैग्नीज कैसिकुलेटा है और इसकी जो स्केल होती है खाल जैसे हमारे नाखून होते हैं केराटिन से बने हुए होते हैं, स्केल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये किलो तक जाती है। ये भारत भर में पाया जाता है और लगातार शिकार के कारण इसकी संख्या में कमी आई है। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है और वन्य प्राणी अधिनियम बहुत सारे के शेड्यूल 1 का प्राणी है, जिसमें कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है।
सर ये छत्तीसगढ़ में जो प्रजाति का जंतु है कितना पाया जाता है, कितनी मात्रा होगी? और महासमुंद जिले की बात करें, चूँकि महासमुंद जिला बारनया प्यारा क्षेत्र से लगा हुआ है, तो महासमुंद जिले में इसकी कोई संख्या आंकलन? संख्या की गणना तो नहीं की गई है, लेकिन सामान्य तौर पर देखने में आता है बार बार। अच्छा, मैंने पहले एक किसानों किसी नागरिक ने देखा था, अपने घर में रखा था, बाद में जंगल में छुड़ाया गया था। उसके बाद 2 साल पहले सराई पाली में मिला था, जिसे वहाँ भी जंगल में छोड़ा गया था। तो ये विशेषता है हमारे क्षेत्र में। और चिंता इस बात की है कि लोग इसे पकड़ रहे हैं। इसका पर्पस ये भी हो सकता है कि खाने के लिए पकड़ें, तो कुछ अमीर आदिवासी खाते हैं, साथ में इसका इंटरनेशनल मार्केट भी है। तो हम उसके अंदर में जांच करेंगे कि इसका लिंक आगे तक नहीं है। इसकी उम्र क्या होगी? हर साल 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। 14 जून यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस के दिन रक्तदान करने के लिए लोगों के लिए कई जगहों पर कैंप भी लगाए जाते हैं और वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रक्तदान किया है और केंद्रीय मंत्री नकवी ने ये कहा है कि जो स्वस्थ है उसे रक्तदान जरूर करना चाहिए। ये जो रक्तदान करता है उसके लिए भी अच्छा है और किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए भी सहायता कर सकता है। और उन्होंने बताया कि वो रेगुलर रक्तदान करते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें ज़रूर ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ये ब्लड डोनेशन न सिर्फ जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसकी सेहत के लिए बेहतर है, अच्छा है, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को बचाने में बहुत बड़ा मददगार होता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। और मैं तो रेगुलर ब्लड डोनेशन करता हूँ और हमारा मानना है कि जो ब्लड डोनेशन लोग करते हैं उनको वो जो है वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए वैसे भी आज जो है वो ब्लड डोनर्स इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे है, तो आज के दिन तो वैसे भी मैं करने आया हूँ, लेकिन वैसे भी रेगुलर मैं 3 महीने में 4 महीने में करता हूँ। कोरोना का दौरान जो है वो ब्लड डोनेशन की अहमियत और ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को ब्लड की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो स्वस्थ हैं जो ब्लड दे सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत ही जानी मानी, बहुत ही सम्मानित संगठन है जो इस दिशा में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो जो लोग दे सकते हैं वो खुद ये लोग चेक करते हैं कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और जरूर देना चाहिए ताकि दूसरों की जिंदगी को बचाने में मददगार हो। पुरानी कहावत है ना, रक्तदान महादान, तो ये रक्तदान जो है वो महादान है। नेपाल की संसद के उच्च सदन ने देश के नए राजनीतिक नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा और दूसरी तरफ भारत सरकार के कड़े विरोध के बाद भी नेपाल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल की संसद के उच्च सदन ने रविवार को देश के नए राजनीतिक नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इन नए नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया है। बता दें कि नेपाल की संसद के निचले सदन ने शनिवार को नक्शे में संशोधन के इस बिल को अनुमति दे दी थी। अब इस विधेयक को नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा, जहां उसे एक बार फिर से इसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास नेशनल असेंबली में 2/3 बहुमत है। नेशनल असेंबली से विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बुधवार को विशेषज्ञों की एक 9 सदस्यीय समिति बनाई थी, जो इलाके से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य और साक्ष्यों को जुटाएगी। वहीं काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय असेंबली सचिवालय के सचिव राजेंद्र फुआल ने रविवार को उच्च सदन की पहली बैठक में इस बिल को सामने रखा। रविवार को हुई उच्च सदन की दूसरी बैठक में कानून मंत्री शिव माया तुम्भांगफे ने चर्चा के लिए विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। चर्चा के बाद बिल पर विचार को सर्वसम्मति से समर्थन मिला। वहीं नेपाल संसद के मुताबिक बिल के प्रावधानों के खिलाफ अगर कोई संशोधन होगा तो उसे स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय असेंबली ने विधायकों को 12 घंटे का समय देगी। फुआल ने कहा कि
हम अगले 4 दिनों के भीतर विधेयक का समर्थन करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। असेंबली से अनुमति मिलने के बाद इस बिल को प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नए नक्शे का इस्तेमाल होने लगेगा। भारत नहीं है सहमत। वहीं भारत नेपाल के इस फैसले से कतई सहमत नहीं है। नेपाल के इस कदम पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा था कि हम इस मामले में अपना पक्ष साफ कर चुके हैं। इस तरह का कृत्रिम विस्तार ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह कदम सीमा मुद्दे पर आपसी बातचीत और समझ के खिलाफ भी है। क्या है मामला? दरअसल भारत और नेपाल के रिश्ते सीमा विवाद के कारण तनावपूर्ण चल रहे हैं। भारत इस नक्शे पर लगातार आपत्ति जता रहा है। नेपाल ने ये विवाद तब शुरू किया जब भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले बेहर मार्ग पर सड़क बनाते हुए चीन सीमा तक गाड़ी से पहुंचने की उपलब्धि का उद्घाटन किया था। नेपाल का आरोप है कि भारत ने ये सड़क उसकी संप्रभुता वाले क्षेत्र में बनाई है। हालांकि भारत ने उसके दावे को पूरी तरह खारिज किया। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया और 18 मई को नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया। नेपाल के इस कदम पर भारत ने साफ कर दिया है कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। भारत के लगातार कड़े विरोध के बावजूद नेपाल अब इस नक्शे पर अड़ गया है। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हमारे राज्य का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। टेस्टिंग रेट बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली, चंडीगढ़ की कुछ खास लैब से बात कर ली है और 5 से 7 ट्रूनेट हमारे पास हैं और हमने 10 और ट्रूनेट मंगवा ली हैं और 4000 सैंपल जिनका अभी टेस्ट नहीं हुआ है उनका जल्द ही टेस्ट कर लिया जाएगा। हमारे राज्य की क्या स्थिति का आकलन किया आपने और क्या चर्चा प्रधानमंत्री जी से करने वाले? देखिए, राज्य की जहाँ तक स्थिति है तो रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा हुआ है और जो भी इस समय हमारे पास पॉजिटिव केस हैं वो लगभग सभी 95% हमारे जो प्रवासी हैं जो देश के विविध प्रांतों से वापस अपने घरों को लौटे हैं वो लोग हैं और जो केसेज हैं वो भी कुछ क्षेत्र विशेष के देखने में नज़र आ रहे हैं और इसलिए स्थिति पूरी तरह हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण में है और हमको ये लगता है कि अभी कुछ दिन जो हमारी जो पेंडेंसी है जो लगभग 4000 के आसपास है, ये बहुत जल्दी हम इसको टेस्टिंग का काम पूरा कर लेंगे। हमने NCDC दिल्ली जहाँ 500 से 700 रोज़ टेस्टिंग हो सकती है उनसे हमने बातचीत किया, उन्होंने हमको स्वीकार किया और वहाँ टेस्टिंग शुरू हो गई है। चंडीगढ़ PGI में और एक और इंस्टीट्यूट वहाँ पर है उनके यहाँ भी हमारी टेस्टिंग शुरू हुई है। IIP में भी टेस्टिंग शुरू हुई है और ट्रूनेट जो एक कहना चाहिए कि एक छोटी मशीन है जो 1 घंटे में एक टेस्ट लगभग कर लेती है, तो 20-25 टेस्ट एक 24 घंटे में वो कर सकती है। तो अभी 5-7 हमारे पास आई हैं, 10 हमने और मंगाई हैं। तो जो पेंडेंसी है 4000 की, हमको लगता है कि 4-5 दिन में 6 दिन में ये हमारा बैकलॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में हनुमाना चेकपोस्ट पर कुछ व्यक्तियों ने हंगामा किया और चेकपोस्ट प्रभारी रवि मिश्रा ने बताया है कि रात के समय 3 व्यक्ति चेकपोस्ट पर शराब के नशे में पहुंचे और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और काउंटर खिड़की को भी तोड़ दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मारपीट का केस लगा रहे हैं। लगभग रात में 12:25 के आसपास चेक पोस्ट के परिसर में आए और उन्होंने वो पर्याप्त शराब पी हुई थी और चेक पोस्ट का जो भी काउंटर है उसके शीशे को तोड़ा, अंदर हाथ डाल के शासकीय राजस्व निकालने का प्रयास किया, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया
और स्टाफ के साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। उसमें पूरी घटना की CCTV फुटेज हमारे पास मौजूद है, जिसको हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करें। उन 3 लोगों को आप पहचानते हैं? हाँ, मैं पहचानता हूँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम है संगम सोनी, सरोज गुप्ता, पवन गुप्ता। ये कितने बजे रात आए थे? ये लगभग हमने भी CCTV फुटेज देखा, उसके अनुसार 12:26 रात 12:26 के आसपास। जो उनके सर में चोट है, ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई है। घटना पूरी तरह से CCTV में कैद है। जितना चोट वो बता रहे हैं, अगर उतनी चोट होती तो किसी भी सूरत में वो गाड़ी लेकर यहाँ से नहीं जा पाते, जबकि वास्तव में पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद है। स्टाफ के साथ सरोज गुप्ता, जिसने आज थाने पर आकर एक आवेदन दिया है कि उसके साथ कल वो रात को वहाँ पर गए हुए थे RTO बैरियर पर, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की हुई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर शायद इनके ऊपर ज़्यादा चोट, शायद ये कह रहे थे कि धारदार हथियार से भी मार की गई है। नहीं, अब ये चूँकि वो वहाँ पे रिवाइज GMS हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसे डॉक्टर की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के आधार पर कर रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने अवैध गांजे का परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से अवैध गांजे के परिवहन की सूचना मिली थी और जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 3 क्विंटल 20 किलो गांजा पाया गया और जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ यहां पर की जा रही है। कोरोना महामारी के बीच देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी के पास होकर के 333 युवा अफसर भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, जिनमें से 2 पंजाब के होशियारपुर के गांव बेहनगल के हैं और मनहोता के हैं, जिनका नाम अभिषेक कंवर और तपिश गौतम है। दोनों के भारतीय सेना में अधिकारी बनने के बाद परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं रिश्तेदारों द्वारा भी मुबारकबाद देने वालों का तांता यहां पर लगा रहा। जो लोग कोरोना के कारण परिवार को बधाई देने नहीं पहुंच पाए, वो मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दे रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा। बेटा साडा देश की सेवा ਲਈ जा रहा, मैंने बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत स्टडी करता सी, शुरू तो ही देश सेवा का जो शौक था भी मैं देश की सेवा कराँगा, मैं आर्मी ज्वाइन करनी, और उसने बहुत मेहनत करके और इस मुकाम हासिल किया। देश के ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੈਂਕ ਖਰੀਦਣੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਕਮਾਈ ਦੇਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਮਾਈ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ NDA ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪਲੱਸ 1 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ NDA 'ਚ ਗਿਆ। ਪੂਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਨੇ ਖੜਗਵਾਸਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ IMA 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ IMA 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹ 13 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी
सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक, क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के शिमला में शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल रैली को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसमें धारा 370 हटाने, 35A की समाप्ति, समान नागरिकता कानून में संशोधन और जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का जो उद्घोष था उसे पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर पर ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है और निर्माण कार्य के लिए प्रधानमंत्री की ओर से ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसके साथ ही नारी जाति को सम्मान और समानता प्रदान करने के लिए भी 3 तलाक कानून को हटाया गया है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आदरणीय मोदी जी ने जो है आज भी जो कहा है कि लोकल के लिए वोकल, और जो महामारी आज चल रही है उसमें उस महामारी के काल में भी हमारे पास चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं, समस्याएं भी हैं और उसके अवसर भी हैं। समस्या है हमारे सामने ये जो महामारी है, ये जो कोरोना वायरस है, इससे कैसे निपटना है, कैसे संक्रमण को रोकना है, कैसे कम से कम लोगों को जो है वो ये इफेक्ट कर सके। लेकिन दूसरी ओर जो है वो इसमें हमारे को साथ में जो है अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त हुई हैं, हमें अवसर भी प्राप्त हुए हैं। हिंदुस्तान में हमारे पास जब ये कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हुआ था, तो PPE किट नहीं होती थी। हिमाचल प्रदेश में PPE किट हमको जो है वो 21 अप्रैल से पूर्व बड़ी मुश्किल से जो है वो लेनी पड़ी। लेकिन आज जो है वो फैक्ट्री यहां पर शुरू हो गई, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। डेली 3 लाख PPE मिलती है और उसको सारे देश में और विदेश तक जो है वो बद्दी से में बनकर के भेजा गया है वो बद्दी में या हिंदुस्तान में नहीं बन। एक पार्क हमारा जो है बद्दी ब्रोटी वाला क्षेत्र में है, जो है भरसक प्रयास कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की दृष्टि से जो है वो बहुत आगे बढ़ सकेगा। बीजेपी ने हरियाणा में पहली वर्चुअल रैली आयोजित की और रैली के लिए 2 मंच बनाए गए थे। एक मंच पंचकुला तो दूसरा दिल्ली में बनाया गया था और पंचकुला के मंच से हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री और सांसद रतनलाल कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मौजूद रहे और फरीदाबाद से सेक्टर 28 केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने कार्यालय पर वर्चुअल रैली को लाइव सुना। और इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष राम गोपाल, सीनियर डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी रैली में उपस्थित रहे और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। और इस दौरान लाइव जुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि आज की वर्चुअल संवाद रैली सफल रही है और वहीं उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल में रिकॉर्ड तोड़ काम किए। देखिए, आज देश में कोरोना की महामारी के चलते आज लाइव रैली करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें केंद्र की गाइडलाइन का भी पालना करनी है और मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लोगों के बीच तक पहुंचाना भी है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में वर्चुअल रैली करने का निर्णय किया और आज हरियाणा में पहली वर्चुअल रैली चल रही है, जिसको आज हमारे केंद्र के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता
नरेंद्र सिंह तोमर जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी और पार्टी के महामंत्री राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल जैन जी का और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी का मार्गदर्शन लोगों को मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश की वर्चुअल ऐतिहासिक रैली, लाखों नौजवान साथी इसमें जुड़े हैं और जो संदेश देश और प्रदेश के प्रति जो संदेश आज वर्चुअल रैली से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया है, डॉक्टर अनिल जैन जी ने दिया है, सुभाष बराला हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दिया, तोमर जी ने जो संदेश देश के प्रति महामंत्री हैं, जो देश के और प्रदेश के नाम जो उन्होंने इस रैली के माध्यम से दिया है, मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक 1 साल में ऐतिहासिक विकास हुई। कोई मुद्दा ऐसा नहीं जो 70 साल से जो मुद्दे थे, 3 तलाक की बात करें या राम मंदिर जैसा मुद्दा उनके समय में हुआ अपना न्यायपालिका से, पर उनके समय में हुआ 370 धारा 35 से ऐसी जो 70 साल से जो लोग परेशान से 3 साल से लोग पीड़ा में पूरी तरह लिप्त हैं, ऐसे कामों को मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और मोदी जी ने कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करने में, जहाँ 135 करोड़ देश की पॉपुलेशन हो, इतनी बड़ी जनसंख्या के लोगों को जो कंट्रोल करने का जो मोदी जी ने कार्य किया है और जहाँ सब कुछ समझते हुए भी इस तरह की बीमारी है, उन लोगों को दूसरे को आज देखिए पूरी दुनिया में आज जो रेट है, जो डेथ केस है, पूरे देश कहाँ है, भारत कहाँ है। कोरोना का कहर देश भर में जारी है, वहीं इसके संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है और हालांकि लॉकडाउन में सरकार ने कुछ शर्तों के साथ छूट भी दी है, वहीं अब लॉकडाउन के दौरान में काम करने के लिए पर्याप्त मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में चल रही मजदूरों की कमी के बारे में एक किसान मनप्रीत ने बताया कि धान की फसल के मौसम में बहुत से मजदूर पंजाब में आते थे और फसल लगाकर चले जाते थे। कोरोना की वजह से मजदूरों की कमी बहुत बढ़ गई है और इसी के चलते उन्होंने इस बार मशीन से धान की रोपाई करवाई है। पैडी है काफ़ी सालों से पंजाब में लग रही है, तकरीबन 50-60 साल से लग रही है और हर साल हजारों मजदूर की लाखों मजदूर पंजाब में आता था और पैडी का सीज़न लगाकर चला जाता था। पिछले कुछ सालों से शॉर्टेज आ रही थी, कुछ मशीनों के ट्रायल भी हुए, लेकिन इस साल जो कोरोना वायरस की वजह से लेबर की बड़ी शॉर्टेज रही, क्योंकि लेबर काफ़ी जो गाँव को अपने राज्य को, चाहे वो यूपी से है चाहे बिहार से है, वापस चले गए। सो इसलिए इस बार बहुत बड़ा ये लगता था कि पंजाब में शायद बहुत प्रभावित होगी जो पैडी की खेती है ना, भी राइस नहीं लगेगा, धान नहीं लगेगा। लेकिन हमने 3 विधि इसमें अपनाई है बिना लेबर के हमारे फार्म में जो काम सोइंग का चल रहा है। एक तो हमने जो डायरेक्ट सोइंग की है वो ऑर्डिनरी मशीन के। हरियाणा के अंबाला में CIA 1 थाने के अंदर NDPS एक्ट में पकड़े गए एक मुलजिम ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली है और बताया जा रहा है कि मृतक ने पुलिस हिरासत के दौरान अपनी पैंट का फंदा बनाया और हवालात में ही आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतक पर 28 मामले दर्ज थे और जिसमें लूट, चोरी, नशा तस्करी के मामले शामिल हैं। और वहीं DSP हेडक्वार्टर सुल्तान सिंह ने यह बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मृतक रिंकू अंबाला में नशा तस्करी करने के साथ नए लोगों को नशे का आदी भी बना रहा है और जिसके तहत उसे 20 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली है। सवेरे से ये पूछताछ करेंगे कि माल कहाँ से लेता है, किन लोगों का लिंक है, उसको छुपाने के लिए, और इस प्रकार से इसने अपना सुसाइड कर लगभग। हाँ, उसमें जो हवालात थी उसमें इसने अपनी पैंट को ही उतार करके उसी को रस्सी की तरह उसको बना करके उसी का प्रयोग किया इसने। अभी इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं और इसमें जो मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच की जाएगी, उसी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रामपुर में जौहर अली मार्ग पर एक दूल्हे का मास्क न पहनने के चलते चालान कर दिया गया और दरअसल दूल्हे ने सेहरा और नोटों की माला भी पहनी थी, लेकिन मास्क को नजरअंदाज कर दिया और वहीं कार में सवार दूल्हे को रोक करके 200 रुपये का चालान काट दिया गया।
कोरोना के मद्देनजर सभी मानकों और शर्तों का पालन करने पर स्थानीय प्रशासन जोर भी दे रहा है और कोरोना के मानकों के अनुरूप समस्त नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले मुख्यालय की व्यवस्था सुधारने के चक्कर में प्रशासनिक अधिकारियों ने तहसील और गांवों की व्यवस्था बिगाड़ दी। जी हां, उज्जैन जिले के घटिया तहसील में अस्पताल का हाल ये है कि खून, यूरिन सोनोग्राफी और अन्य जांचों की कोई सुविधा ही नहीं है। जांच के लिए ग्रामीणों को उज्जैन की ओर रुख करना पड़ रहा है और ऐसे में ग्रामीणों ने बताया है कि लॉकडाउन के चलते हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और वहां तक जाने के लिए वाहन वाले भी 800 से 1000 रुपये की मांग कर रहे हैं। अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो वो प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवा सकते थे। कलेक्टर सर के आदेश से सभी लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन को उज्जैन दिया गया था 1 तारीख को, और इस बात से एसडीएम सर, कलेक्टर सर और सीएमएचओ सर उज्जैन सभी को अवगत करा दिया गया है। और मैंने कलेक्टर सर को मीटिंग में भी अवगत कराया है आमने सामने। तो कलेक्टर सर ने बोला है कि जल्द ही व्यवस्था कराई जाएगी। काय के लिए आए हुए हैं? डिलीवरी के लिए। तो फिर क्या बोला यहाँ पर? 3-4 दिन से डिलीवरी के लिए आए हैं। हाँ, मैं यहाँ से बोला है कि खून की जांच करवाओ। तो फिर यहाँ पे खून पेशाब की जांच यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्या? यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ये लोग, और बोल रहे हैं कि उज्जैन जाओ, और गाड़ी वाले को फ़ोन नहीं लग रहा है, और जाएँ भी कैसे हम लोग, और हम लोग गरीब है तभी तो यहाँ आए, नहीं तो प्राइवेट नहीं जाते। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर क्या बोल रहे थे सर? वो भी यही बोल रहे हैं कि उज्जैन जाओ, यहाँ पे है ही नहीं जाँच करने के लिए, कुछ सुविधा है ही नहीं हमारे यहाँ। अभी बंद है सारी चीज़ें लॉकडाउन में। पंजाब में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर के पूरे पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन का असर गुरदासपुर में भी देखने को मिला। दरअसल गुरदासपुर में जिले की सभी सरहदों को सील कर दिया गया और बिना ई पास के जिले में कोई भी अंदर नहीं जा पाया, और वहीं दाखिल होने वाले लोगों के पास चेक किए गए और लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी हिदायतें दी गई। ਅੱਜ लॉकडाउन हैगा ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਈ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਈ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। पंजाब के लुधियाना में चल रही मजदूरों की कमी को लेकर के लोग परेशान हैं और वहीं एक किसान का कहना है कि धान की फसल के मौसम में बहुत से मजदूर पंजाब में आते थे और फसल लगाकर चले जाते थे। कोरोना की वजह से मजदूरों की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसी के चलते उन्होंने इस बार मशीन से धान की रोपाई करवाई है। पाकिस्तान गधे की जनसंख्या वृद्धि मामले में पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो कि इमरान सरकार के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल पाकिस्तान चीन को भारी संख्या में गधे बेचकर भारी मुनाफा कमाता है और चीन में गधों की बहुत अधिक कीमत है, क्योंकि इसके खाल से बने जिलेटिन को इजियाओ नामक दवाई बनाने के उपयोग में लिया जाता है और इस दवाई में रक्त शुद्ध करने वाले और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले गुण होते हैं। और बता दें कि पिछले साल इस पालन पर $1 अरब का निवेश किया गया था, और जिसके चलते पाकिस्तान को अभी भी उम्मीद है कि वो इस महामारी के दौर में उसकी गिरती अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। पंजाब के जिला श्री फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ में मजदूरों से भरी बसों को प्रशासनिक अधिकारियों ने काबू किया और जानकारी के अनुसार ये दोनों बसें बिहार से आई लेबर को लेकर के आ रही थी और जिन्हें राज्य के गांवों में धान की बिजाई के लिए लेकर जाना था। वहीं एसडीएम का कहना है कि उनके पास इस संबंध में स्टेट बॉर्डर से कोई भी जानकारी नहीं थी, जबकि ये जानकारी आगे से उनके पास आती रहती है और इसी के चलते चेकिंग करने के लिए इन बसों को रोका गया जो बिहार से आई थी
और जिन्हें जांच के लिए पुलिस के हवाले किया गया और सभी मजदूरों का सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल भी करवाया गया। वहीं एसडीएम ने लोगों से सहयोग करने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जानकारी प्रशासन से साझी करने की अपील की है। सर प्रशासन वालों 2 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਬੱਸਾਂ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕल भी कराया गया, स्क्रीनिंग कराई गई है। हाँ जी, कहाँ से आए हो भैया? पुणे डिस्ट्रिक्ट से। और आपकी स्क्रीनिंग हुई थी क्या? मेडिकल मेडिकल हुआ था? जो थर्मामीटर लगा चेक करते वो किया? हाँ हुआ था। कहाँ पे? हमारे गांव में। यहाँ पे कहीं हुआ है? यहाँ पे नहीं हुआ है। बॉर्डर पे कहीं रोका गया आपको? जी नहीं, किसी बॉर्डर पे नहीं रोका गया। किस बस से कहाँ से आ रहे हो? अम्बाला छोड़े हुए थे। ये बस अम्बाला से लेके आए हो? हाँ अम्बाला से। आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए हुए हैं। बिहार से। कहाँ जाना आगे, किस गांव में आपने जाना है? कौन? नंगल जाना है। नंगल। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत